Hello students, welcome in the online classes of MD School Clyde. As you know, we are on third lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जल संसाधन। आइए हम जल संसाधन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। कहने का अर्थ है जो हम प्रयोग करते हैं, जल जो प्रयोग करने योग्य होता है उसका अनुपात बहुत ही कम है, यानी बहुत कम मात्रा में है जिस पानी का हम उपयोग करते हैं। यह अलवणीय जल हमें सही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। कहने का अर्थ है कि भी हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल है और जल एक हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो उपयोग करने के बाद साथ साथ बनता है, और उसके बावजूद भी कई देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है। क्यों? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। कहने का अर्थ है 2025 तक आते आते क्या है, 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता यानी कमी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारनियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। भी कैसे इतनी दूर कैसे पानी लेके आती हैं मटके के द्वारा, जहाँ पानी की कमी है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण मतलब ज़्यादा प्रयोग करने और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? कहने का अर्थ है भी किसी क्षेत्र में जल की प्रचुर मात्रा है फिर भी क्या हमें जल की कमी हो? तो हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम है। कहने का अर्थ है जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है, जल की कमी हो रही है, और जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी किया जाता है प्रयोग, यानी कृषि के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम
क्या हो सकता है? इसके कारण भूम स्तर जल मतलब जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो नीचे गिर सकता है, मतलब ज़्यादा गहराई तक पानी जा सकता है, मतलब कई फीट तक नीचे पानी गिर सकता है, नीचे जा सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक मतलब ज़्यादा जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। कहने का अर्थ है भी जल से जो बिजली बनाई जाती है उससे ही इसकी पूर्ति होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी क्या है, जो 22% है क्या जल से बिजली बनाई जाती है और क्या है भारत में। और इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए जाएं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, कमी है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है और पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका यानी अपने जीवन का गुजारा के लिए और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण मतलब ज़्यादा शोषण यानी ज़्यादा प्रयोग के और कुप्रबंधन से इन साधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, यानी कि जल की सुरक्षा के लिए प्रबंध कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उनका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, बिजली बनाने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण करना, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है जहाँ एकत्रित इकट्ठा जल के अनेकों उपयोग में समन्वित होते हैं
उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला वाहन के रूप में देखा गया है। कहने का अर्थ है जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं औपनिवेशिक काल में, जिस टाइम औपनिवेशिक काल अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण था, उन बाधाओं को औपनिवेशिक काल की बाधाओं को दूर करते हुए ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला एक वाहन के रूप में देखा गया है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे और उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित के रूप में विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से पुनः निरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।